एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं और बढ़िया तरीके से अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हमने पढ़ा था अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र, यानी कि हमने निकाला था 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। आज हमें पढ़ना है बेटा सेम फॉर्मूला, लेकिन आज है दर्पण उत्तल। मैंने आपके सामने बना के भी रखा है कि अगर बाहर की सरफेस उठी हुई हो और अंदर हमने पॉलिश की हो तो ये होता है कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण के लिए आज हमें दर्पण सूत्र निकालना है। तो चलिए, आपके सामने प्रदर्शित है एक उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है AB, जो कि रखी है बेटा मुख्य अक्ष पर। मुख्य अक्ष पर ये जो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये है दर्पण का मुख्य अक्ष और हम इसका नाम दे दे रहे हैं दर्पण का M, ध्रुव P और ये बिंदु N। MPN एक उत्तल दर्पण है और इस उत्तल दर्पण के लिए हमें दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u की व्युत्पत्ति आज करनी है। मतलब सेम जो हमने कल निकाला था वही फॉर्मूला हमें आज भी निकालना है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज दर्पण बदल गया, आज दर्पण है उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए, दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखी हुई है जिसका नाम है बेटा AB। ठीक है, वस्तु है AB। AB से होकर दो किरणें दर्पण पर आपतित होती हैं। जो वस्तु AB है, इससे होकर दो किरणें दर्पण पर आपतित होती है। पहली किरण सीधे सीधे मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। तो हमें पता है परावर्तन के नियम से, जिस हिसाब से उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण होता है, अगर कोई किरण उत्तल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो तो परावर्तन के पश्चात ये ऊपर ऐसे चली जाएगी। ठीक है, आपतित कैसे हुई है? कुछ इस तरह ऊपर की ओर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन जब हम इसी किरण को पीछे की ओर खींचते हैं, जब हम इसी किरण को पीछे की ओर खींचते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो किरण है ये पीछे जाकर एक बिंदु पर मिल गई और ये बिंदु है इस उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु। ये बिंदु जो है ये है इस दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु। ठीक है, समझ आया क्या बोला मैंने? जब कोई प्रकाश किरण क्या बोलते से उत्तल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर सीधे आपतित हुई तो परावर्तन के पश्चात ये ऊपर चली गई। लेकिन जब आप इस किरण को पीछे की ओर खींचेंगे तो आप पाएंगे कि ये किरण किसी फोकस बिंदु पर जाकर मिल गई है। और जिस बिंदु पर जाकर ये किरण मिलेगी ना, जिस बिंदु पर जाकर ये किरण मिलेगी उस बिंदु को हम कहते हैं फोकस बिंदु। अब क्या होगा? अभी प्रतिबिंब नहीं बना। ठीक है, फिर से की एक और किरण सीधे सीधे दर्पण पर आपतित होती है, लेकिन ये जो सीधी दिशा है इसकी, ये है बेटा वक्रता केंद्र की दिशा। कुछ यूं, जिस दिशा में ये आपतित हुई है वो है इस दर्पण के वक्रता केंद्र की दिशा। कुछ यूं ये आगे निकल गई, जिस बिंदु पर जाकर ये किरण मिली वो है इसका वक्रता केंद्र। एक्चुअल में क्या होता है, जो किरण सीधे वक्रता केंद्र की दिशा में दर्पण पर आपतित होती है, और स्पष्ट बनाती हूं मैं इसको, ये बन गया वक्रता केंद्र की दिशा में किरण का आना। ठीक है, सी है आपका वक्रता केंद्र। जो किरण सीधे सीधे वक्रता केंद्र की दिशा में उत्तल दर्पण पर आपतित होती है वो जैसे आती है वैसे ही चली जाती है। ठीक है, सेम मार्ग में जिधर से आई उधर ही चली गई, इसीलिए जब हम इसको पीछे की ओर खींचते हैं तो ये हमें लगता है कि इस बिंदु पर आकर मिल गई है, जिसे हम कहते हैं दर्पण का वक्रता केंद्र बिंदु सी। ठीक है, ऑलवेज याद रखना फोकस बिंदु हमेशा वक्रता केंद्र के पहले होता है, चाहे वो अवतल दर्पण हो या फिर उत्तल दर्पण। अवतल और उत्तल दर्पण दोनों में ही फोकस बिंदु पहले होगा, मतलब निकट होगा किसके? दर्पण के, और बाद में होता है वक्रता केंद्र। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब हम आगे क्या करने वाले हैं, आप देखिए, ये दोनों ही किरणें जिस बिंदु पर जाकर मिली है ना, दोनों ने एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटा है वहीं पर बनता है इस वस्तु का प्रतिबिंब। ये जो वस्तु AB है इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। किस कहाँ पे? तो ये है दर्पण का ध्रुव बेटा, और ये जो है वो फोकस है। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीचों बीच में ही बनता है प्रतिबिंब, जो कि बनता है बिल्कुल जैसा प्रतिबिंब है, सॉरी जैसी वस्तु है वैसा, यानी कि सीधा A डैश
बी डैश, ये बन गया क्या, प्रतिबिंब, जो कि बनता है सीधा, लेकिन चूंकि दर्पण के सामने वस्तु रखी है और दर्पण के पीछे बन रहा है प्रतिबिंब, तो ये बनेगा कैसा, एक तो बनेगा बेटा सीधा, ठीक है, उत्तल दर्पण में। ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। इसमें जो प्रतिबिंब बना वो बिल्कुल जैसी वस्तु वैसा, यानी कि सीधा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। सामने वस्तु रखी हुई थी इसके कुछ दूरी पर, तो प्रतिबिंब जो है वो सीधा बना, आभासी बना और वस्तु से छोटा बना, किसमें, उत्तल दर्पण में। अवतल में उल्टा बना था लेकिन वास्तविक बना था, उत्तल में सीधा बना है लेकिन आभासी बना है। यहाँ तक क्लियर। अब आपको थ्योरी में क्या लिखना है, आपको बाकायदा ये डायग्राम बना है, आपने प्रतिबिंब बना दिया, अब आप निकाल सकते हो बाकायदा फॉर्मूला, ठीक है, जो कि हम अभी निकालेंगे। आप लिखेंगे MPN एक उत्तल दर्पण है, P उसका ध्रुव है, दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर वस्तु रखी है AB, जिसका आभासी प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है। थ्योरी आपको कुछ ऐसी लिखनी है, ठीक है, ये बन गया A डैश B डैश। अब आप देखो यहाँ पे एक बड़ा त्रिभुज दिख रहा है ABC, ये बड़ा वाला ABC एक बहुत बड़ा वाला त्रिभुज है, कुछ यूं आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बिंदु A, ये बिंदु C और ये B और ये C। ABC के बीच में ही आपको एक और दिख रहा होगा, ये A डैश B डैश C। मैं यहीं से अगर A डैश B डैश की लाइन खींच दूं तो A डैश B डैश C, इस लाइन को अगर हम रेड वाली को मिटा दे तो दिखा A डैश B डैश C, दिखा ना, ठीक है। तो दो त्रिभुज यहाँ पे हैं, दोनों कौन कौन से, एक है बेटा ABC और दूसरा है A डैश B डैश C। आकार में दोनों छोटे बड़े हैं लेकिन दिखने में दोनों समरूप है और दोनों का एक कॉमन कोण है और वो है कोण C, ठीक है, कोण C। तब आप क्या कर सकते हो, इन दोनों त्रिभुजों में क्या दिखा सकते हो, समरूपता। इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में हम क्या दिखाएंगे, समरूपता। समरूपता दिखाते हैं तो लंब और आधार आनुपातिक भुजाएं हो जाती हैं। किसकी बात की मैंने, त्रिभुज ABC व त्रिभुज A डैश B डैश C में किससे बेटा, समरूपता से। अब हम चल रहे हैं डेरिवेशन सॉल्व करने की ओर, ठीक है, समरूपता से। समरूपता से क्या होता है तो बताइए क्या होता है, मैं पहले यहाँ सीधे सीधे एक लाइन सेगमेंटेड, ठीक है, चलिए ABC और A डैश B डैश C ये दोनों कैसे त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं, दोनों की भुजाएं भी कैसी होंगी, समरूप। कुछ यूं, एक है बड़ा त्रिभुज, एक है छोटा त्रिभुज, एक का नाम है ABC, दूसरे का नाम है A डैश B डैश C। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो AB के बटे में होगा बेटा, AB के अपॉन में होगा क्या, A डैश B डैश, बराबर आधार क्या है, BC के अपॉन में होगा B डैश C। क्लियर, क्या हुआ, AB के अपॉन में A डैश B डैश, BC के अपॉन में B डैश C आ गया और ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरा त्रिभुज एक और छोटा दिख रहा है, वो है बेटा ये A डैश B डैश F, A डैश B डैश F, लेकिन इसके सामने आपको कोई त्रिभुज दिख रहा है क्या, नहीं। अब वो त्रिभुज बनाने के लिए हम ना एक लंब डालते हैं और वो लंब डलता है इस बिंदु से, इस बिंदु का नाम हम दे देते हैं, ये M यहाँ ना होकर हम कर देते हैं यहाँ पे, ये है बिंदु M और M से हम सीधे 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 मुख्य अक्ष पर एक लंब डालते हैं, ये डल गया लंब और इस बिंदु का नाम दे देते हैं हम D, ठीक है, इस बिंदु का नाम दे देते हैं D। M से लेके इस बिंदु M से लेके जहां इस किरण का परावर्तन हुआ था, आपने पीछे खींचा था F तक, वहां से लेके D बिंदु तक हम एक लंब डालते हैं ताकि हमें एक और त्रिभुज मिल जाए जो हो MDF। देखो एक M है, D है, F है, कुछ यूं है बेटा, ये है क्या, MDF। और इसी के जैसा दूसरा त्रिभुज A डैश B डैश F, ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे, सेम, सिमिलर, ठीक है। मुख्य अक्ष पर
MD क्या है, अभिलंब है, हमने लंब डाला तो MDF और A', B' क्या हो गए, समरूप। ठीक है, आप लिख सकते हो मुख्य अक्ष पर MD अभिलंब या लंब आपने जो डाला है अभिलंब है। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, आप दोनों त्रिभुज MDF व त्रिभुज A', B', सॉरी जुकाम हो गया है मैम को, सो सॉरी बेटा, हाँ गॉड ब्लेस मी, है ना, एंड यू ऑल्सो। चलिए, त्रिभुज MDF व त्रिभुज A', B', में किससे, समरूपता से आप दोनों त्रिभुजों को समरूप बना दीजिए। किस किस को, MDF और A', B', तो सिमिलर वही जो ऊपर किया, MD के बटे में हो जाएगा क्या, A', B' बराबर, MD के सामने क्या दिख रहा है आपको, ये आधार है जो कि क्या है, DF के बटे में क्या हो जाएगा, B', एक का लंब बटे दूसरे त्रिभुज का लंब, एक त्रिभुज का आधार बटे दूसरे त्रिभुज का आधार, दोनों अनुपातिक भुजाएं होती है। अब चूंकि फिर से सामने देखो, MD के सामने ही हमें AB दिख रहा है, ये दोनों बराबर दिख रहा है, ये डैश डैश वाली लाइन देखिए, मुख्य अक्ष पर AB वस्तु को देखिए, दोनों दिखने में कैसे हैं, समान। अब समान है तो चूंकि MD बराबर है क्या, AB, MD के बराबर में क्या दिख रहा है, AB, तब इस फॉर्मूले में जहां MD है वहां AB कर दीजिए, और जहां DF है, जहां पे DF है वहां पे हम बोल सकते हैं कि D बिंदु कहाँ हो, P पर, वो बाद में करते हैं, पहले सीधे MD को क्या करो, AB, तो जहां MD है वहां हो जाएगा AB, बटे में है A', B', बराबर में है DF, के बटे में है B', ये आ गया बेटा इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को देखो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट की हम तुलना कर सकते हैं, किस किस से, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 में राइट हैंड साइड है क्या, BC अपॉन B', बराबर 2 का राइट हैंड साइड है DF अपॉन B'। यहाँ तक हमने अभी कुछ नहीं किया था, एक बड़ा त्रिभुज ABC, दूसरा छोटा त्रिभुज A', B', हमने इन दोनों में समरूपता दिखाई और दोनों के लंब और आधार को आनुपातिक भुजाएं बना दी। दूसरा त्रिभुज हमारे पास था नहीं, हमने बनाया, M से लेके D तक एक लंब डाल दिया, क्योंकि दर्पण हल्का सा गोलाकार होता है और गोल स्ट्रक्चर में त्रिभुज कैसे बना है, तो वही त्रिभुज दिखाने के लिए हमने M से D तक क्या डाला, लंब। इस स्थिति में MDF एक त्रिभुज मिल गया और A', B', दूसरा त्रिभुज, इन दोनों में भी हमें समरूपता देखने को मिल गई, है ना। समरूपता जब देखने को मिल गई तो हमने इन दोनों की आनुपातिक भुजाएं यानी कि लंब और आधार को एक दूसरे के बटे में लिखा। फिर हमने देखा कि भैया चित्र में क्या हो रहा है, AB और MD दोनों बराबर हैं, तो जहां MD था उसको AB बनाया ताकि ये दोनों बराबर हो, और जब ये दोनों बराबर हो गए तो इनके राइट हैंड साइड को हमने बराबर कर दिया। अब हम बोल रहे हैं कि यदि ये जो D बिंदु है ये कहाँ हो, P पर हो, यदि D बिंदु P पर हो या समीप हो, P के समीप हो, ठीक है, या समीप हो। अगर P पर होगा या P के समीप होगा तो BC तो जैसे का तैसा रहेगा, B', भी जैसे का तैसा रहेगा, DF की जगह पे D बिंदु आ गया P पर तो DF बन जाएगा क्या, PF, DF बन जाएगा PF, क्योंकि D बिंदु आ गया कहाँ, P पर, दोनों लगभग पास में होते हैं, तो आप D लिखो या P लिखो क्या ही मत वो है, तो डेरिवेशन में हमने D को बना दिया P और बटे में है B', ये आ गया बेटा। अगला इक्वेशन देने से अच्छा है हम सीधे ही सॉल्व करते हैं। अब आप देखिए BC, B', PF, B', आ गया। अब मैं लिखती हूँ चिन्ह परिपाटी। हम जानते हैं ध्रुव से लेकर वस्तु तक की दूरी होती है U,
ध्रुव से लेके यहाँ तक की दूरी होती है u, लेकिन लेफ्ट हैंड की सारी राशियां ऋणात्मक, बीपी बराबर है माइनस यू। चिन्ह परिपाटी लिख रही हूँ मैं, अब दूरियां लिख रहे हैं। पी है बेटा ध्रुव, ध्रुव से वस्तु तक की दूरी होती है u, लेकिन लेफ्ट में है तो माइनस यू। फिर राइट में पहुंचो, पी बिंदु से लेके एफ बस प्रतिबिंब तक की दूरी, पी बिंदु से लेकर प्रतिबिंब तक की दूरी यानी कि पी से लेके बी तक की दूरी जो होगी, हम नीचे लिखते हैं, है ना, यहाँ नहीं लिखते। पी से लेके बी तक की जो दूरी होगी वो होगी क्या, पी बी डैश, दूसरे पेन का यूज करती हूँ मैं, पी बी डैश। और पी बी डैश का जो मान है, वस्तु तक की दूरी क्या होती है v, और राइट साइड में है तो ये काय में आएगा, प्लस में। राइट साइड में है तो काय में आएगा, प्लस में आएगा, है ना। ये आ गया n बिंदु, और इसको हम थोड़ा सा सीधा बनाते हैं। ओके, नाउ P ध्रुव है, यहाँ से फोकस बिंदु तक की दूरी क्या होती है, तो ध्रुव से लेके फोकस बिंदु तक की दूरी होती है f। P से लेके F तक की दूरी है फोकस दूरी f, और P से लेके C तक की दूरी जो होती है, P से लेके C तक की दूरी होती है क्या, PC बराबर होता है R, और R का जो मान होता है आगे 2F हमने निकाल चुके। ठीक है, ये है चिन्ह परिपाटी। अब हम लिखेंगे चिन्ह परिपाटी के अनुसार मान रखने पर। पहले पर देखिए कि क्या BC का मान हमें पता है, B से लेके C तक का मान हमें पता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल मान हमें पता है, नहीं पता। क्या B' का पता है, B' यानी कि प्रतिबिंब से वक्रता केंद्र तक की दूरी कहीं दिख रही क्या, नहीं। ठीक है, तीसरा, क्या PF का मान हमें पता है, PF का मान दिख रहा है क्या, बिल्कुल हाँ बेटा है हमारे पास PF का। क्या B' का मान है, ये छोटी सी वैल्यू मैंने कहीं निकाली हूँ क्या, नहीं। तो फिर से कि आपको सारे मान क्या करने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं आसानी से। इसको थोड़ा सा करते हैं हम शॉर्ट, हमको क्योंकि स्पेस चाहिए। चलिए, अब BC का मान चाहिए, तो ये है BC, आधा हिस्सा है BP, आधा हिस्सा है PC। BP और PC को जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा, BC। पूरा हिस्सा मिल जाएगा, घटाने का लफड़ा ही नहीं है आज, है ना, पूरा हिस्सा आपको मिल जाएगा। क्या बोला मैंने, अगर आपको BC का मान चाहिए, ये BC का, तो BP और PC को जोड़ दो, BP प्लस PC को जोड़ दो, बटे B' का मान चाहिए तो इस बड़े हिस्से में से यानी कि PC में से किसको घटाएं कि B' मिल जाए, तो PC में से PB' को घटाओ, PB' को घटाओ तो क्या मिल जाएगा, B' मिल जाएगा। किसको घटाने को बोला मैंने, PB' को घटा दो, PB' को घटा दो तो क्या मिल जाएगा आपको, ये B' मिल जाएगा। B' मिल गया, आगे लगाइए बराबर। PF का मान हमें दिया हुआ है तो बिल्कुल सीधा सीधा लिख सकते हैं, और PF के बाद हमें चाहिए B', ये छोटू सा हिस्सा, तो PF तक का मान हमें पता है, और PF में से क्या घटाएं कि B' मिल जाए, इस PF में से PB' को घटा दो, PB' को घटा दो तो आपको क्या मिल जाएगा, B' मिल जाएगा। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट, बस ये स्टेप अगर आपने सही सही कर लिए तो आपका पूरा डेरिवेशन सही हो जाएगा। यहाँ तक हम बहुत इजीली पहुंच जाते हैं, इसके आगे ये जो वैल्यू होती है ये नहीं पता होती, तो यहाँ से हमें वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है, निकालनी होती है बेटा। तो जो जो हिस्से हमें नहीं पता, जैसे V से लेके C तक नहीं पता था तो हमने इन दोनों हिस्सों को जोड़ दिया, आधा हिस्सा BP, पूरा हिस्सा PC, और PC और BP को जोड़ने पर BC हमें मिल गया था। फिर हमें B' नहीं पता था, ये है B' तो पूरा हिस्सा PC पता है, आधा हिस्सा PB' पता है। जिन जिन के मान चिन्ह परिपाटी में है उनको घटाकर हमें वैल्यू मिल जाती है। अब बाकायदा लिखिए, क्या चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार मान रखने पर चिन्ह परिपाटी के अनुसार मान रखिए, क्या है,
Vp का मान क्या है बेटा, माइनस यू, यहाँ लिख रही हूँ मैं, बीच में है प्लस। Pc का मान क्या है, Pc का मान है R, हम सीधे सीधे R लिखेंगे, बाद में 2F रख देंगे, आज कोई दिक्कत नहीं। फिर से Pc का मान क्या है R, बीच में है माइनस। Pv डैश का मान क्या है, तो Pv डैश का मान है V, बराबर Pf का मान क्या है, Pf का मान है F, Pf का मान वापस से F, बीच में है माइनस। Pv डैश का मान क्या है, Pv डैश का मान दिया हुआ है B। अब चिन्ह परिपाटी में जो जहां लिखा हुआ है वो मान रख दो, Vp का, Pc का, सारे मान हमने रख दिए। अब कीजिए आप इनका तिर्यक गुणा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमें, इसका इधर इसका इधर। जब माइनस यू का गुणा F और V के साथ होगा तो माइनस का U और F माइनस का यू F, ठीक है, माइनस का u माइनस का v प्लस का uv। r और f काय का है, प्लस का है, तो प्लस का हो जाएगा rf, हो गया, ठीक है, rf हो गया प्लस का। अब r और v का गुणा होगा तो प्लस माइनस, माइनस का हो गया rv, बीच में लगा हुआ है बराबर, बराबर के बाद क्या है, तो देखो f और r का गुणा होगा तो वही r और f का हुआ तो rf, v और f का हुआ तो माइनस का vf। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब देखो इधर भी rf है, इधर भी rf, पक्षांतर करेंगे माइनस में आएगा, कैंसिल ही होना है, ठीक है। अब जो चीजें सिमिलर है उनको एक तरफ कर लो और जो नहीं है उसको हम हटा देंगे, है ना। क्या क्या है देखिए, यहाँ है माइनस का uf प्लस का uv माइनस का rv और बराबर में है माइनस का vf। अब पहले r का मान रखो, r बराबर क्या होता है, 2f होता है। चूंकि r बराबर 2f, तो जहां r दिख रहा है वहां 2f लिखिए, uf प्लस uv माइनस r की जगह आ गया 2f और ये है v, लेकिन इधर vf उल्टा लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी उल्टा लिख दो, ये आ गया क्या, r की जगह पे आ गया 2f और ये v, तो v और f और सामने लिख दिया हमने 2 और बराबर में क्या है, माइनस का vf। अब जो माइनस वाला ये इधर है, इसको इधर और इस वाले को इधर ला लो, ठीक है। क्या किया, तो कुछ नहीं, माइनस का uf इधर जाएगा, या फिर एक ही पक्षांतर करते हैं, माइनस का uf यही रहने दो, प्लस का uv भी यही रहने दो, माइनस का 2vf इधर जाएगा तो माइनस का vf और माइनस वाला इधर आया तो प्लस का 2vf, प्लस वाले में से माइनस वाले को घटा देंगे हम, uf प्लस uv बराबर हो जाएगा, प्लस वाला एक बचेगा, क्या बचेगा बेटा, vf। अब क्या करते हैं, आप कुछ नहीं करते, दोनों पक्षों में UVF का भाग देने पर, भाग देने पर दोनों पक्षों में UVF का भाग दीजिए तो माइनस का है UF बटे में UVF प्लस का UV बटे में UVF बराबर में VF बटे में UVF। जो कट रहा है उसको काटो, UF से UF, UV से UV, VF से VF कैंसिल, बचा क्या बेटा, तो यहाँ पर बचा हुआ है -1/V प्लस 1/F बराबर 1/U। माइनस वाले का पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, माइनस वाला 1/V इधर जाएगा तो 1/F बराबर, माइनस का इधर गया तो प्लस का 1/V और ऑलरेडी इधर प्लस का 1/U है, ठीक है, 1/V प्लस 1/U। आप पहले U बाद में भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये जो आया है यही है आपका दर्पण सूत्र उत्तल दर्पण के लिए। दिमाग के परखच्चे हो जाते हैं इतनी जगह पे समझाने में, क्योंकि वही आपके दिमाग में चीजें घूमती हैं और मुझे ऐसा लगता पता नहीं बच्चों को समझ में आ रहा होगा या नहीं, क्योंकि क्लियरली दिखना चाहिए एक एक एंगल, कहाँ से क्या घटाया, किधर से किसका पक्षांतर किया, सब कुछ, ठीक है। सब कुछ अगर आपको अच्छे से दिखेगा तो समझ में आ जाएगा और अदरवाइज दिमाग के ऊपर से जाएगा, ठीक है। यही जो गोलीय उत्तल दर्पण है उस उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र है यही, गोलीय
उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र है। चलो देखो एक बार ध्यान से, क्या था क्वेश्चन था, गोलीय उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए, या गोलीय उत्तल दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र ज्ञात कीजिए, और हमने निकाल लिया। यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया था। इसके बाद हमने चिन्ह परिपाटी के अनुसार पहले तो घटाया, जिसके मान पता है उसके अनुसार, फिर मान रखा, फिर इनका तिर्यक गुणा किया, फिर जो कट रहा था उसको काटा, और उसके बाद हमने देखा कि r तो बराबर होता है 2f के, तो r के बराबर में रख दिया क्या 2f, और पहले से v है, इधर में माइनस का vf है, एक दो vf में से एक vf जाएगा तो एक बचेगा, और ये जैसे का तैसा दोनों पक्षों में uvf का भाग दे दिया ताकि जो सिमिलर चीजें हैं वो कट जाएं। कटने के बाद हमने कर दिया पक्षांतर, और ये निकल के आ गया गोलीय दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र या दर्पण सूत्र। कौन से दर्पण के लिए? उत्तल दर्पण के लिए। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अगर एग्जाम में नाम से पूछेगा स्पेशली कि उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए, तो ये कीजिएगा। अवतल दर्पण के लिए तो पिछले लेक्चर में समझाया है मैंने, और अगर गोलीय दर्पण के लिए पूछे तो दो में से जो याद आए वो दर्पण सूत्र आप निकाल देना, या फोकस दूरी का जो भी सूत्र आपसे निकालने को पूछे उत्तल या अवतल के लिए वो आप कर दीजिएगा। दोनों के सूत्र सेम है, बस चित्र बदल गए। चित्र बदलने के बाद भी कॉन्सेप्ट वही रहा, समरूपता वाला, वैसे ही एंगल निकाले, वैसे ही चिन्ह परिपाटी से मान रखे, कुछ अलग नहीं है। दोनों एक दूसरे के जुड़वा भाई हैं, पैटर्न सेम है, करने का तरीका सेम है। बस एक बार अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो रिपीट में 2-3 बार यहाँ वाली स्टेप देख लेना, और जब तक आप इसके डायग्राम परफेक्ट नहीं बनाएंगे, डायग्राम अगर सही बना है तो आप चीजों को सही से समझा लोगे या समझ लोगे, ठीक है। लेकिन अगर डायग्राम में आपकी उल्टी सीधी वो हो रही है कि कोई रेखा इधर से इधर जा रही है, कोई रेखा इधर से इधर पड़ रही है, तो पीछे जो मिलाने वाला है, पीछे जो बनेगा, त्रिभुज नहीं बनेगा, प्रतिबिंब नहीं बनेगा, डायग्राम परफेक्ट नहीं बनेगा किरण प्रकाश की में, तो आपके सारे एंगल गड़बड़ होंगे। और अगर एंगल एक बार, कोण एक बार डगमगाए तो आपका पूरा डेरिवेशन जो है वो चकनाचूर हो जाएगा, मतलब आंसर ही नहीं आएगा जो आना चाहिए। तो पहली बात ये आपको यहाँ पे परफेक्ट डायग्राम बनाना सीखना है। परफेक्ट डायग्राम कि कौन सी किरण कहाँ जाके मिल रही है, तो क्या हो रहा है, क्या बन रहा है, सब कुछ। जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो करना, ज्यादा से ज्यादा हाथ का यूज करना, स्केल का इस्तेमाल कम करने की आदत डालना, ताकि आपका टाइम बचे, है ना। फटाफट अभी करके देखते हैं। फिर भी अगर आपको एग्जाम में ऐसा लगता है कि नहीं विदाउट स्केल आप नहीं कर सकते, तो बिल्कुल यू कैन यूज दैट, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। बस इतना है कि हमें टाइम के अंदर सारी चीजें करके देनी है, क्योंकि किरण प्रकाश की में अभी बहुत सारे ऐसे भी डायग्राम आपको मिलेंगे, डेरिवेशन मिलेंगे, जिनमें आपको बहुत टाइम लगने वाला है। बस लंबे लंबे डेरिवेशन होते हैं, 2-2, 3-3 पेज के, है ना। तो स्पीड अप गाइस, जल्दी जल्दी से अच्छे से पढ़ते चलो। बोर्ड एग्जाम हमारे सर पे हैं, तो अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया है तो बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बिल्कुल बताओ। मैं सारे बच्चों के कमेंट भी पढ़ती हूँ, रिप्लाई भी देती हूँ पर्सनली। मैं वेट ही करती हूँ कि कब किसका कमेंट आने वाला है और बच्चों को क्या चीजें समझ में आ रही हैं और क्या नहीं। जैसे मैंने 2 या 3 लेक्चर पहले उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या वाला डेरिवेशन था, उसमें आपसे पूछा था कि बेटा समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? तो अनंत होती है। आज एक बच्चे का कमेंट आया था, मैंने पढ़ के उसको रिप्लाई में वेरी गुड भी बोला था। तो आप लोग भी कमेंट कीजिए। आप लोगों से मैं आज का क्वेश्चन आपके लिए डाल रही हूँ कि जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण के द्वारा दर्पण सूत्र के लिए जब हम डेरिवेशन सॉल्व करते हैं, तब जो प्रतिबिंब बनता है, मुख्य अक्ष पर अगर वस्तु हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, और कैसा बनेगा और वस्तु से कैसा, छोटा या बड़ा, आभासी या वास्तविक, और दर्पण के लेफ्ट साइड या राइट साइड में, ये आपको बताना है कमेंट करके। समझ में आया हो तो बिल्कुल लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब तो कर ही दिए हो, और नहीं किए हो तो कर देना, बेल आइकन को क्लिक कर देना। रोज आपको नए नए डेरिवेशन, नए नए मतलब क्वेश्चन अब रेगुलरली मिलेंगे, ठीक है। और बायोलॉजी का वन शॉट भी कल अपलोड हो जाएगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। तो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।